हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, काफ़ी सारे आप स्टूडेंट्स का कंसर्न था एक कि मेंस के रिगार्डिंग कि सर मेंस की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, रेदर आई शुड से कि थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे करें, राइट। इसी चीज़ के आपको जो कंसर्न था, हमारी टीम ने डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क किया है एंड एक छोटा सा फ्री इनिशिएटिव आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर लेट से आप इस तरह से अपना आंसर को सबमिट करो, जो भी आपका आंसर होगा अकॉर्डिंगली हमारी टीम प्रॉपर उसके ऊपर फीडबैक देगी, कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। एक अलग से भी आपको पेज मिलेगा जहाँ पर आपको थोड़ा बताया जाएगा कि क्या डिमांड थी और आपने क्या चीज़ें मिस करी, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरे तरह से एक फ्री इनिशिएटिव है। सर कैसे करेंगे इसको? देखो, आपको जाना है pwonlyis.com की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो इस तरह से आपको कुछ पेज दिखेगा। अब यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पे ये जो मेन सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर एक बार इस मेंस के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ सबसे पहला ही क्या आएगा आपको, फ्री मेंस आंसर राइटिंग। तो इसके ऊपर सर क्लिक कर लेंगे, बिल्कुल। तो उसके बाद आपके पास इस तरह से कुछ पेजेस आएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जून 2023-29 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। उसी तरह से हिंदी के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राइट। आपने सिंपली क्या करना है, मान लो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। फिर वो पेज खुलेगा एंड अकॉर्डिंगली नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे ना, तो आपके पास एक कमेंट सेक्शन आएगा। उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस तरह से अपना जो भी आंसर आपने लिखा है उसकी आप पिक्चर सेंड कर दीजिए। हमारी जो टीम होगी वो इसी के नीचे आपको रिप्लाई कर देगी कि आपने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। मतलब इसी तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा था ना, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं वापस से हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। तो मेक श्योर जिनको भी मेंस के अंदर दिक्कत आ रही है, आप pwonlyas.com की वेबसाइट पे जाइए और इस फ्री इनिशिएटिव का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी गलतियों को भी सीखोगे एंड कहीं ना कहीं उनको इम्प्रूव भी करोगे, राइट। अब चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। अब इसको समझते हैं। नाम में क्या है, लिवेबिलिटी मतलब कोई शहर, मतलब दुनिया की कौन सी सिटी कितनी रहने लायक है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये वो इंडेक्स है। अब सर कैसे पता लगेगा कौन सी सिटी कितनी रहने लायक है? देखो, यहाँ पर ना हम कुछ कैटेगरीज देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि उस सिटी के अंदर हमारा एजुकेशन कैसा है, राइट। वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, कहीं ना कहीं उस देश में स्टेबिलिटी है या नहीं है। या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं, या देश नहीं बोलूंगा, सिटी की बात हो रही है, उस सिटी में स्टेबिलिटी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर कुछ ना कुछ सिविल वॉर चलती जा रही है, लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, राइट। या फिर इसके अलावा वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। इन सभी चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि हाँ जी, दुनिया में कौन सी सिटी सबसे बढ़िया रहने लायक है एंड कौन सी सबसे कम है, ठीक है। अब इस तरह से क्या हुआ, जो EIU है, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने 173 सिटीज को इस तरह से रैंक किया एंड अकॉर्डिंगली इसकी लिस्ट आई है मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड 2023 की। तो ध्यान रखना, सबसे टॉप के ऊपर कौन सी सिटी है, इट इज ऑस्ट्रिया के अंदर जो वियना सिटी आपको देखने को मिलती है ना, उसका रैंक 1 है। उसी तरह से आप देख सकते हो कोपेनहेगन, मेलबर्न, सिडनी, इनका आप रैंक नोटिस कर सकते हो, बट वियना का तो नाम आपने नहीं भूलना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये आप नोटिस करो, ओसाका, ठीक है, एक सिटी है जापान के अंदर। आप सभी ने ओसाका ट्रैक के बारे में सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर सिटी है ना, ये टॉप 10 में आई है और ये एकमात्र ऐसी सिटी है एशियन कंट्रीज में से जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो ओसाका का भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है सर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, ये एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग तरह की कुछ एडवाइजरी सर्विस देती है, जो फोरकास्ट करती है, कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स इसके द्वारा निकाली जाती हैं, जैसा कि हमने इंडेक्स के रिगार्डिंग भी देखा। अब सर दुनिया का तो चलो समझ आ गया कि ये जो हमने ऑस्ट्रिया की बात करी या वियना की बात करी, उनका काफी अच्छा स्कोर आया, पिछले साल भी वो टॉप पे थी, इस साल भी वो टॉप पर ही है, ठीक है ना। और क्या रीजन रहा सर इसके पीछे? इसके जो वही रीजन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है, कल्चर अच्छा है, अच्छे एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर देखने को मिला है। सर सबसे खराब सिटीज कौन सी थी? तो आप नोटिस करना, जो सीरिया की डमेस्कस हो गया, लिबिया की त्रिपोली, अल्जीरिया की अल्जायर्स, ये पर्टिकुलर जो सिटीज हैं ये सबसे खराब है। अब आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीरिया का सुना होगा, जो डमेस्कस सिटी है वहां पे, तो यहाँ पर तो सर वॉर ही चलती रहती है, कभी मतलब सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, तो स्टेबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं।
और स्टेबिलिटी नहीं है तो बाकी चीज़ें कैसे हो पाएंगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी वहाँ बच्चों को, अच्छा हेल्थ केयर नहीं होगा, तो डेफिनेटली तो हम एक्सपेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है ना। तो टॉप जो सिटीज़ हैं जनरली आप यूरोपियन कंट्रीज हो गया, नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़ यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। अब अच्छी बात यह है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की कि हम ना प्रोग्रेस अच्छी खासी कर रहे हैं, अच्छा खासा हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर फोकस है, तो कहीं ना कहीं सिटीज के अंदर एक अच्छा ऑप्टिमिज्म हमें देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने अपने दुनिया का तो बता दिया, आप अब बताइए कि इंडिया में क्या चीज़ है। देखो इंडिया में ना यहाँ पर 5 सिटीज की बात हुई है, इन जो 172 सिटीज के अंदर ना टोटल 5 सिटीज ने अपना रैंक बनाया है। जो टॉप पर है वो तो दिल्ली और मुंबई ही है हमारे, ठीक है ना। तो दिल्ली और मुंबई आर द मोस्ट लिबरल सिटीज इन इंडिया। इनका रैंक अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम रैंक है इनका, 141 इनका रैंक है इन दोनों का। उसके बाद आ जाती है आपकी चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। चेन्नई का रैंक है 144, अहमदाबाद का है 147 एंड बेंगलोर का है 148। तो इस तरह से ये रैंकिंग आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। और जो 5 कैटेगरीज थी मैंने आपको बताई दी हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 कैटेगरीज हमें यहाँ देखने को मिलती रहती हैं। और इस पर्टिकुलर इस बार की जो रिपोर्ट थी ना कुछ नई थीम्स इंक्लूड हुई हैं सर। नई थीम्स जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक के बाद उस सिटी ने कैसा परफॉर्म किया, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं कितनी अच्छी सिचुएशन है, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज ने कितनी इंप्रूवमेंट करी या नहीं करी, यूक्रेन वार का कैसे इंपैक्ट हुआ है लिवेबिलिटी के ऊपर, तो ये सारी बातें भी यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं बात मलेरिया की। सर मलेरिया का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, देखो मलेरिया का इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि यूएसए के अंदर ना 5 केसेस देखे गए हैं मलेरिया के। और ये जो केसेस है ना इनकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, समझ पाए। जनरली ना यूएस के अंदर होता क्या है, लोगों को मलेरिया होता है पर वो इस वजह से होता है क्योंकि मान लो वो किसी दूसरी कंट्री में गए थे वहां पर उनको हो गया। पर ये जो 5 केसेस इनको मिले हैं इनका कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बेसिकली ये लोकल, हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन देखा गया है। और ऐसा ना 20 साल में पहली बार हुआ है यूएसए के अंदर, तो ये बड़ा ही कंसर्न वाली बात हमें देखने को मिल जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अच्छा तो मलेरिया मतलब ज्यादा केसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो ज्यादा केसेस आपको इसके अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं मलेरिया के, ठीक है। कुछ एशिया के अंदर भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी आपको अच्छे खासे मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं। ऑल दो इंडिया ने प्रोग्रेस अच्छी खासी करी है, हमने नियरली ना पिछले 7-8 साल के अंदर 80% से भी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिली है मलेरिया केसेस के अंदर। एंड उसी तरह से मलेरिया डेथ्स के अंदर भी 85% हमें नियरली देखने को मिला है रिडक्शन, तो जो कि अच्छी बात है, प्रोग्रेस करी है। पर अभी भी अच्छी खासी इन्फेक्शन है। और अगर मैं बात करूं जो आपका ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन की, तो वहां पर इंडिया एक मेजर कंट्री बनता है जहां पे मलेरिया के हमें केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, थोड़ा मलेरिया के बारे में आइडिया तो लग गया। अब दरअसल में ना WHO काफी अच्छा काम कर रहा है दुनिया में मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, कोशिश है कि जल्दी जल्दी हम इसकी तरफ करें। एंड इवन ना अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर लगातार 3 सालों के लिए कोई भी मलेरिया का केस नहीं देखने को मिलता, कोई भी इंडिजिनियस ट्रांसमिशन उसकी नहीं देखने को मिलती, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर मलेरिया एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी जैसे रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा चाइना हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, इनको 2021 में सर्टिफाई कर दिया गया था कि यहाँ पर मलेरिया एलिमिनेट हो गया है। ठीक है सर, ये तो चलो आइडिया लग गया कि कितना मलेरिया है दुनिया में, ये सारी बातें तो हमें पता लग गई। अब समझते हैं कि आखिर मलेरिया फैलता कैसे है। ठीक है, तो मलेरिया आप जानते होंगे एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट से फैलता है। और ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर। मैंने बताया था ना अफ्रीका एक मेजर कॉन्टिनेंट है जहां पर हमें देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल कंट्रीज उसी के साथ रिलेटेड है। बाकी बच्चे हो गया, जो चिल्ड्रन 5 साल से कम हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, जिन लोगों को HIV एड्स हैं, उनको ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कहीं ना कहीं मलेरिया उनको अच्छे से मतलब उनको होने की। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो नीडल्स होती हैं, ठीक है ना, अगर उनके ऊपर कंटेमिनेटेड है वो नीडल्स, तो वहां से भी मलेरिया फैलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये पर्सन से पर्सन, एक मान लो मलेरिया वाले पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ये नहीं फैलता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से सर पैरासाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, उसी तरह से प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, ठीक है, मैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली मैं कैसे प्रोनाउंस करूं इसको, बट ठीक है ये सारी चीजें हैं। तो ये 2 मेन स्पीशीज हैं, उसके अलावा भी 3 प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं जो यहाँ पर मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो वाइवेक्स की बात कर रहा था ना वो सब सहारन अफ्रीका में ज्यादा डोमिनेंट है और बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस तरह से डोमिनेंट हमें देखने हुए मिल जाती हैं। तो जो बात कर रहे थे ना हम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इनके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू यहाँ पे ये
फैलते हैं। इसको ध्यान में ये बात भी रखनी है कि इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। सर कैसे प्रिवेंट करें? कहीं ना कहीं मॉस्किटो बाइट्स ना ही होने दो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपके एरियाज के अंदर मॉस्किटो है तो उनको आप अलग अलग तरह से आप मारने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि उनका एक तरह से वो ग्रो ही ना कर पाए। एंड अकॉर्डिंगली बाद में इनका क्योर भी अवेलेबल है, तो मेडिसिन के थ्रू इसको हम क्योर भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी जानते होंगे कहीं ना कहीं आपको बुखार आता है, थोड़ी ठंडी लगती है, थोड़ा सर दर्द हो सकता है, थोड़ी थकावट होती है, कई बार बात करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। तो ये कुछ मलेरिया के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी ना थोड़े दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी मलेरिया के अंदर, मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। ये थी मलेरिया और क्लाइमेट चेंज के साथ। मैंने आपको क्या बताया कि दरअसल में ना जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया ना तो अकॉर्डिंगली मॉस्किटो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मान लो बहुत ठंड है किसी जगह में, वहां भी मॉस्किटोज नहीं होंगे, और अगर मान लो बहुत गर्मी है, ठीक है ना, वहां भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक इनको सर्टेन टेम्परेचर के बीच में ये सर्वाइव करते हैं। अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेट्स से अगर मैं बात करूं, जैसे कोई ठंडी जगह की बात कर लेते हैं, लेट्स से हिमाचल की बात कर लेते हैं। अब अगर हिमाचल में मान लो गर्मी बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं पता क्या होगा, वहां पर जो एटमोस्फेयर था उतना ठंडा नहीं रहेगा। अकॉर्डिंगली ऐसा बोला जाता है कि अगर हिमाचल के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो उससे मॉस्किटो और बढ़ेंगे, एंड कहीं ना कहीं मलेरिया ट्रांसमिशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम्स के अंदर मलेरिया के केसेस बढ़ सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू बॉल्ड ईगल। दरअसल में आप सभी जानते होंगे, देखो हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी हमें स्पीशीज देखने को मिली, ठीक है ना। जैसे आप डोडो के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। डोडो क्या था? डोडो एक तरह का हमें एक फ्लाइटलेस बर्ड देखने को मिलता था, ठीक है ना, पर ये एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। ये मॉरिशस में ज्यादातर, मतलब मॉरिशस के लिए एंडेमिक था, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने अच्छे से उसकी प्रोटेक्शन नहीं करी। उसी तरह से ना कई बार हम ऐसा भी बात करते हैं, जो बॉल्ड ईगल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी एक्सटिंक्ट हो सकता था, पर कहीं ना कहीं अच्छा कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए इसको सेव करने के लिए, और इसकी हमने पॉपुलेशन इंक्रीज करते रहे, तो अब ये काफी खतरे से बाहर है, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बॉल्ड ईगल, बॉल्ड का मतलब तो होता है कि उसके बाल नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बॉल्ड का मतलब यहाँ पे ये है? द आंसर इज नो, ठीक है। बॉल्ड का मतलब आई अंडरस्टैंड कि होता है कि हाँ बाल ना होना, कहीं ना कहीं बेयर हेड होना, उसको मीनिंग तो होता ही है। पर यहाँ पर ना बॉल्ड का एक और मीनिंग भी होता है, दैट इज वाइट हेडेड। तो यहाँ पर अगर आप इस ईगल को देखोगे, इसका आपको यहाँ पे व्हाइट हेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो व्हाइट हेड की वजह से कहीं ना कहीं इसका नाम क्या आया है, बॉल्ड ईगल। साथ में आप नोटिस कर सकते हो इसकी एक डार्क ब्राउन बॉडी होती है, और ये यूएस वाले एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वहां के उस जगह में ये हमें, मतलब एंडेमिक हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दरअसल में 1782 में देखोगे तब कहीं ना कहीं इसको प्लेस किया गया था कंट्री के जो ग्रेट सील है, एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ की तरह इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। काफी पावरफुल वर्ड है, और ये नेशनल सिंबल है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डाइट इसकी देख लीजिए, कार्निवोरस होती है बेसिकली। जो आपका फिश हो गया ये उनको खाता है। कई ना जैसे वाटरफॉल होते हैं, बेसिकली कहने का मतलब कि जो जल पक्षी होते हैं ये उनको खाता है। तो इस तरह से इसकी जो डाइट होती है वो कार्निवोरस होती है। आपको लेक्स हो गया, रेजरवायर्स हो गया, रिवर्स, मार्शेस, कोस्ट उसके आसपास देखने को मिल जाएगा। अब ये जो ईगल है ना, इसके इस तरह के आपको ईगल नेस्ट देखने को मिलते हैं। इन ईगल नेस्ट को आप एरीज के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका जो नेस्ट होता है ना, ये कोई आसपास मतलब छोटी जगह पे नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर होता है। गेटिंग द पॉइंट? कोई लंबा, बहुत लंबा ट्री है ना, लेट्स से, उसके लंबे ट्री के बिल्कुल टॉप के ऊपर के पास में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी हाइट के ऊपर ना इनके जो अंडे होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो इनको ध्यान रखना कि इस ईगल नेस्ट को क्या बोलते हैं, एरीज। जो फीमेल बॉल्ड ईगल्स होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी हमें देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका के रिगार्डिंग ये जो ईगल है, ये एकमात्र ऐसी सी ईगल है जो एंडेमिक है, ठीक है। अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर हमें देखने को मिल जाएगी। पर मैक्सिको हो गया, वहां पर भी देखने को मिल जाएगी। हवाई में नहीं देखने को मिलती, यूएस स्टेट में। बाकी उसके अलावा हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी आपने इसका पता ही कर लिया कि किस तरह से एक कार्निवोरस डाइट को खाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। देखो काफी न्यूज में है, ठीक है, काफी लोग हर साल इसको विजिट करते हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट तो पूरा लिखा ही हुआ है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप सभी चार धाम के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना।
जो मैं ओरिजिनल चार धाम की बात कर रहा हूँ, एक तो उत्तराखंड के अंदर भी छोटा चार धाम हमें देखने को मिलता है, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा जो चार धाम हमें, जो मेजर चार धाम हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें एक उत्तराखंड के अंदर आप जानते होंगे बद्रीनाथ टेम्पल है। उसी तरह से द्वारका के अंदर द्वारकाधीश टेम्पल है, ठीक है, ये अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि अभी हमें जो साइक्लोन्स देखने को मिले थे कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग। उसी तरह से आपको तमिलनाडु के अंदर रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम के अंदर देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आपको बात कर रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल की, जो आपको ओडिशा में पुरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो जगन्नाथ जो टेम्पल है ना, वो दरअसल में एक वैष्णव साइट है, ठीक है ना। तो विष्णु जी का आप यहाँ पे उनका ही एक अवतार आप मान सकते हो, ठीक है ना, एक फॉर्म ऑफ विष्णु ही है। जो लॉर्ड जगन्नाथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो विष्णु की ही आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, ये बात तो पता लग गया। अब समझना ये है कि आखिर इस टेम्पल को बनाया किसने। देखो वैसे तो ना ये जो टेम्पल्स हैं इनकी काफी मतलब काफी लंबी स्टोरीज हैं, ठीक है ना। पर जो करंट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो करंट सिचुएशन मतलब करंट फॉर्म का जो टेम्पल है, ये दरअसल में बनाया गया था 12वीं सदी के अंदर, 12th सेंचुरी सीई के अंदर। सर किसने, जो गंगा डायनेस्टी थी ना, उनके एक किंग थे आनंत वर्मन, ठीक है। ये डोंट वरी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आनंत वर्मन जो चोट गंगा थे, ठीक है ना, उन्होंने ये पर्टिकुलर टेम्पल को 12वीं सेंचुरी के अंदर बनाया। गेटिंग द पॉइंट। उस टाइम के ऊपर यहाँ पर ना एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उत्कल डायनेस्टी, उड़ीसा वाले रीजन में। उनको इन्होंने कॉन्कर किया एंड बाद में ये टेम्पल बनाया। अब ध्यान रखना, जो मैं अनंत वर्मन जी की बात कर रहा हूँ, ये पहले शैवाइट थे, ठीक है ना। बाद में जब उन्होंने इस जगह कॉन्कर किया, जो उत्कल डायनेस्टी को कॉन्कर किया, उसके बाद इन्होंने ये टेम्पल बनाया और ये वैष्णवाइट बन गए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, जो लॉर्ड जगन्नाथ है वो विष्णु जी का हमें एक अवतार देखने को मिलते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो लॉर्ड जगन्नाथ जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लॉर्ड जगन्नाथ है अपनी वाइफ के साथ नहीं है यहाँ पे, वो अपने सिबलिंग्स के साथ है। तो सिबलिंग का मतलब जो इनकी जो बहन है सुभद्रा जी, और इनके जो भाई हैं बालभद्र, ये तीनों डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक्चुअली में ना आपने शायद सोच सकता है कि इमेजेस के अंदर इनके ना थोड़े कपड़े और देखे होंगे। तो होता दरअसल में क्या है ना, इनका जो कपड़े होते हैं, इनकी जो क्लोथिंग होती है और जो ज्वेलरी इनको पहनाई जाती है, वो सीजन टू सीजन यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो हो सकता है जैसे इस पिक्चर में थोड़ा ब्लूइश और ग्रीनिश कलर है, किसी पिक्चर में आपने रेड कलर देखा हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे और है कि ये जो इनकी जो मैं बात करूं, अगर मैं मूर्ति की बात करूं, तो ये जो इनकी मूर्ति है ना, ये लकड़ी से बनी है। जो नीम लॉग्स होते हैं ना, या वुडन लॉग्स होते हैं, उनके थ्रू बनी है। तो लकड़ी से बनी है, जिसको कि लोकल लैंग्वेज के अंदर दारू बोलते हैं, DARU। ये बात आपको कुछ ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। इस तरह की इनकी जो मूर्तियां होती हैं, फिर उनको हम रथ यात्रा पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये आप नोटिस कर सकते हो, ये काफी इस तरह से बड़े बड़े रथ होते हैं। ये बहुत सारे इस तरह से जो श्रद्धालु होते हैं वो इन रथों को खींचते हैं। और इस टाइम के ऊपर, रथ यात्रा के टाइम पर, जो इनकी मूर्तियां होती हैं वो मंदिर से बाहर लेकर आई जाती हैं, ठीक है ना, वो इनमें प्लेस करी जाती हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रथ यात्रा है वो यही होता है। एक्चुअल में ना देखो, रथ की ना काफी सिग्निफिकेंस रही है हिंदू ठीक है ना, हिंदू जो हिंदू कल्चर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जैसे आपने उपनिषद के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। इनको फिलोसफिकल एक तरह से बुक्स भी आप मान सकते हो। तो जो कथा उपनिषद है, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ जी, तो जो कथा उपनिषद है ना, उसमें ऐसी बात करी गई है, जो रथ है, वो रथ को हम एक तरह से अपनी बॉडी बोलते हैं। जो हमारी शरीर है ना, जो हमारा शरीर है, वो एक तरह से रथ है। और जो यात्रा है, ये होता है आपका सफर, कि आपकी जिंदगी का क्या सफर है। हर आप जैसे आप जन्म लेते हो ना, तो जन्म के बाद आपका क्या, आपने किस रास्ते के ऊपर जाना है। तो होता क्या है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर, वो मूव करेगा किसके ऊपर, आपकी जर्नी के ऊपर, आपकी यात्रा के ऊपर, ताकि कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। सर कहाँ है हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन है भैया मोक्ष के अंदर। गेटिंग द पॉइंट। तो यही इस वजह से रथ, इस यात्रा को रथ यात्रा बोला जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये यात्रा क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या इसका कहीं ना कहीं मीनिंग होता है, कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। आई होप आप सभी ने इस चीज को समझ लिया होगा। अब ये सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। एक चीज छोटी सी आपको ध्यान में रखनी है कि इसको चैरियट्स का फेस्टिवल, बेसिकली रथों का फेस्टिवल भी माना जाता है। ये आपका अषाढ़ मंथ होता है ना, उसमें आपकी ये यात्रा स्टार्ट होती है। तीनों जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा भगवान जी हैं जो हैं, तो एनुअल विजिट होता है उनका कहाँ पे, गुंडीचा टेम्पल उड़ीसा के अंदर। दरअसल में है क्या कि जो एक्चुअल में जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो
उनकी आंटी का घर है, उनका आंट्स होम है, वहां पर ये पिलग्रिमेज हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है। ये टोटल 9 डेज का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो डिटीज की आंट है दैट इज गॉडेस अर्दासनी, ठीक है, जिसको मौसमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और ये एकमात्र दुनिया का ऐसा फेस्टिवल है जहां पर इन हम जो डिटीज को मंदिर से बाहर लेकर जाते हैं ताकि वो टेम्पल तो ताकि वो श्रद्धालु तक ट्रेवल कर पाए, ठीक है ना। तो बाकी हमने देख ही लिया कि इनके जो सब थे, ठीक है ना। रिटर्न जर्नी को क्या बोलते हैं? बहुत यात्रा, क्योंकि बहुत का मतलब क्या होता है? रिटर्न, ठीक है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, बट आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। बाकी इन सभी के जो रथ होते हैं उन सबका नाम होता है। जैसे भगवान जो जगन्नाथ जी हैं उनके रथ का नाम होता है नंदी घोष, ठीक है। उसी तरह से बाल भद्र जी के चैरियट का नाम होता है तालध्वज, और उसी तरह से देवी सुभद्रा जी के चैरियट का नाम होता है दरपादला लाना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि श्रद्धालु इस तरह से रथों को कैरी करते हैं। थोड़ा सा अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पढ़े, मैंने आपको ऐसे बता ही दिया अनंत वर्मन जी के बारे में, ठीक है ना। एक तरह से हिंदू पिलग्रिमेज है, एक फॉर्म ऑफ विष्णु हमें पुरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ओडिशा की बात करें तो डेफिनेटली कलिंगा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग जानते होंगे विवाना के फॉर्म के अंदर तो नागरा टाइप हमें रेखा देओल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपको यहाँ पे और पार्ट जैसे जगमोहन की आप बात कर सकते हो, आप गर्भगृह की बात कर सकते हो जो कि हम सेंक्टम सेक्टोरम की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ध्यान में रखना है इसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने कोणार्क सन टेम्पल को सुना होगा ना, उसको बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा, ठीक है ना। उसी तरह से व्हाइट पगोड़ा किसको बोला जाता है? आपकी जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है। एक आपको यहाँ पे सामने अरुण स्तंभ या फिर सन पिलर भी देखने को मिल जाएगा जगन्नाथ टेम्पल के सामने ही, जो पहले कहीं ना कहीं सन टेम्पल कोणार्क के सामने हमें देखने को मिलता था। इसके ऊपर आपको एक फ्लैग भी देखने को मिलेगा जिसको पतित पावन कहते हैं। तो वो जो जिस डायरेक्शन में विंड जाती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इस पर्टिकुलर को हर दिन चेंज किया जाता है। और जो मेन टेम्पल है उसको इस तरह से बनाया गया है कि ताकि कोई भी शेडो टेम्पल की कभी भी जमीन के ऊपर ना पड़े किसी भी टाइम ऑफ द डे। तो इस तरह से ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई होप आपको ये रथ यात्रा अच्छे से समझ भी आ गई होगी, राइट। देखो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनके क्विकली मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूं। जब हम बात करते हैं क्यूएस रैंकिंग्स की, ठीक है ना, तो ये एक तरह की जो क्यूएस है वो ब्रिटिश कंपनी है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एनालिसिस के अंदर स्पेशलाइज करती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आईओडी हमने पढ़ा था, और बिल्कुल ये इफेक्ट जो अल नीनो का इफेक्ट है उसको डिमिनिश कर सकता है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, मीरा पाइबिस के बारे में अगर हम जाने तो बिल्कुल यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह तो चलो ठीक है, पर ये यंगर वुमेन नहीं होती, ये कहीं ना कहीं वहाँ की सीनियर वुमेन होती हैं। हमने देखा था ना किस तरह से चाहे आफ्सपा के रिगार्डिंग बात करी थी, और भी अलग अलग अल्कोहलिज्म के ऊपर बात करी थी, तो उनके अगेंस्ट ये स्टैंड अप लेती हैं, एक तरह स्टैंड लेती हैं, उनके रिगार्डिंग वर्क करती हैं। इसी तरह से आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये टोटल 4 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, फिर कल हम इनको अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ऑफिशियल के ऊपर जाके इसको लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।